लेकिन बड़े अदब के साथ ये मामला ऐसे नहीं है। आपने जब कर लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप लोग ग्रेजुएट्स होके आगे, और इंशाअल्लाह ताला मेरी ये दुआ भी, और इंशाअल्लाह ताला यू पीपल विल टॉप कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट के आप वकील बनेंगे, और कुछ आप में से जजेस बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगी, और कुछ लॉ ऑफिसर्स के तौर पर होंगे, कुछ शायद लॉयर की पॉलिटिक्स में से हिस्सा लें, कुछ की ख्वाहिशमंदी होगी कि जनरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, क्योंकि आपने देखा होगा लाइफ टाइम लर्निंग है। रोज आपके पास जब आप शुरू करते हैं तो ब्रीफ्स रोज नहीं आते, मुश्किलात का सामना होता है, दिक्कत का होता है, लेकिन ये समझना, ये कहना कि जी चूंकि ये इसमें स्ट्रगल है, तो मुझे आप बता दीजिए कि जिस तरह वक्त चल रहा है, या मुझे आप कोई पेशा और बता दीजिए, कोई प्रोफेशन और बता दीजिए जिसमें इनिशियल स्ट्रगल नहीं है और लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल नहीं है। बेहतर है कि हम किताब से दोस्ती करें, जो क्लाइंट हमारे पास आया है, और यही होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि ये इतना डाइवर्सिफाइड फील्ड है कि पार्टीशन एक लॉ है जिसमें तकसीम, आसान लफ्जों में जिसको कहते हैं, तो कई बार जब फैमिली में, और उर्दू में उसको खानगी तकसीम कहते हैं, तो जब वहां भी हो रही होती है, तो उसके लिए भी 3 या 4 एग्जाम के तो मुख्तलिफ सूट्स मैंने फाइल किए हैं आपस में, जब सिबलिंग्स की जो पार्टीशन के सूट्स चल रहे हैं। इसी तरह क्रिमिनल लॉ है, और हमारे यहाँ इस्लामाबाद में खासतौर पर स्कोप बहुत बेहतर है, आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फॉर द रीजन कि यहाँ पर तमाम कोर्ट्स मौजूद है। पहले ऐसा नहीं था, स्पेशल कोर्ट्स यहाँ नहीं थी, हम लोगों को भी पिंडी जाना पड़ता था बैंकिंग के मैटर्स के लिए खासतौर पर, लेकिन अब तो एक तो तमाम ट्राइब्यूनल्स यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है विच इज दी टॉप कोर्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पर सर्विसेज ट्राइब्यूनल भी मौजूद है, यहाँ पर NIRC वो भी मौजूद है, यहाँ पर NAB भी मौजूद है। तो ये अब आप पर मुनसर है कि आप कितनी ख्वाहिश रखते हैं, कितनी तशनगी आप में है कि आप अच्छे लॉयर बनना चाहते हैं, कि आप बेहतर तौर पर नुमाइंदगी कर सकें अपने क्लाइंट की और उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो ये अब आप पर मुनसर है, आपने ये फैसला करना है। मुझे ये पता है कि क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, और इंसान है, कंसंट्रेशन पीरियड हमारा थोड़ा होता है, शुरू करते हैं और हम कहते हैं कि जी बस ठीक है, अब काफ़ी हो गया है, और किताब पढ़ते हुए भी हमें दिक्कत होती है, मुश्किल होती है, आहिस्ता 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 आदत डेवलप करनी पड़ती है। लेकिन मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी, लिटिल बिट स्लो, लेकिन रोज थोड़ी सी एफर्ट अपनी फाइल के साथ करेंगे और सिंसियर रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला स्ट्रगल के फेज से आप निकल कर आप इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब वकील बन सकेंगे और बन सकेंगे। तो ये अब आप पर मुनसर है, किसी और पर नहीं है, ये फैसला आपने करना है। शुरू में जब नहीं आते, मैं अपना आपको बता देता हूँ जी, मुझे घर से आई वुड नॉट लाइक टू गेट एनी पॉकेट मनी। जब मैं बन गया और फील्ड में आ गया प्रैक्टिकली, तो मैंने फिर मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में पढ़ाना शुरू किया, और पहले जो 2-3 इनिशियल साल थे वो मैंने एज टीचर असिस्टेंट, और फिर चूँकि आपको एक वक्त है जिसके बाद आपको अलाउ किया जाता है कि आप लॉ स्टूडेंट्स को बाकायदा पढ़ा सकें, गालिबन 4 साल का अर्सा है, और फिर बाकायदा एज ए लेक्चरर पढ़ाया। तो शायद वो जो मुझे वो इनिशियल स्ट्रगल में जो फाइनेंशियल मेरा एस्पेक्ट था, तो उसमें गुजारे जितना मेरा गुजारा या सस्टेन मैंने जो किया वो उस तरह किया, और बहरहाल आपको, ताकि आपकी फील्ड से रेलेवेंट रहे, और फिर अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं जब आप, और आपको इस्तिकामत भी मिल जाती है और आप इस फील्ड में रहते हैं। आज जिस मौजू पे मुझे कहा गया है कि मैंने आपको थोड़ा सा अपने व्यूज़, जो मेरी स्मॉल नॉलेज है वो आपसे शेयर करनी है, और मैं उसमें चाहूँगा हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी हो जाए, क्योंकि क्लासेस तो आप पिछले कुछ लोग 3 साल से और कुछ लोग 5 साल से लेते आए हैं, तो
सुन आपने बड़ा लिया होगा, लेकिन मुझे आप लोगों का भी साथ इसमें चाहिए होगा कि थोड़ा सा करते हैं। मैं तारुफ उस सब्जेक्ट का करा देता हूँ। आइन है, खासतौर पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो रेलिवेंट आइन पाकिस्तान है, लेकिन आइन पर आने से पहले, और आप लोग चूंकि कानून के तालिब इल्म हैं, तो ये लॉ, ये एक्ट, कोई मुझे बताए दे कि इसकी जरूरत क्यों है? ये इसके बगैर क्या गुजारा चल सकता है? जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, सलीम सिद्धू मेरा नाम है सर। ये लॉ जो है ये एक सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए एक टूल है, ताकि सोसाइटी के जो पीस है उसको मेंटेन रखा जाए और इनमें हारमोनी और इनमें जो है गेट टुगेदर जो है पीसफुली। बिल्कुल ऐसे ही बेहतर माशरे के क्याम के लिए सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं, और अब ये किताब की शक्ल में मुख्तलिफ कवानीन आ गए हैं, और इससे पहले ऐसे नहीं होता था। कि इससे पहले जो निज़ाम चल रहा था वो ज़्यादा बादशाहाना था और मोनार्कियल सोसाइटी ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी, तो कंसंट्रेशन नहीं थी इंस्टीट्यूशंस की तरफ इतनी। लेकिन वक्त के साथ साथ जो इंडिविजुअल्स हैं या उन इदारों को चलाने के लिए बाकायदा रिटन कोडिफाइड कवानीन है, उनका इंतज़ाम किया गया। और अब तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, लोग कहते हैं जी कानून नहीं है, कानून बिल्कुल मौजूद है। कहीं ना कहीं लोग कोशिश भी कर रहे हैं अपने तय, चाहे मातहत अदलिया है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन चूंकि हम इंसान हैं, लिमिटेशन भी हैं, मुतासर भी होते हैं। ग्लोबल विलेज बन रही है, उनसे भी देख के कि जी वहाँ के जज कुछ बेहतर है तो कुछ बेहतर कर पाते हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन उससे ये शिकायत पैदा हो जाना कि जी ये निज़ाम बेहतर नहीं है, तो नहीं, इसमें कंट्रीब्यूट हम खुद करते हैं। हमारी कंट्रीब्यूशन हम उसको बनाते हैं, हम इदारों को हम अशखास बनाते हैं। तो कवानीन किताब की सूरत में जब ढाले गए तो वो एक्ट्स, तो पाकिस्तान जो है वो ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री है। आप इस पे कानून साजी में जब आप देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ कवानीन मिलेंगे। कोई ऐसे से कम होता है, कुछ कभी कुछ जज साहिबान की वजह से जिनका मूड नहीं है करने का उस टाइम फैसला उस दिन करने का, कुछ हमारे क्लाइंट की ख्वाहिश होती है कि डिले किया जाए। तो जब ये फैक्टर्स मिलते हैं तो अल्टीमेटली निज़ाम अदल सफ़र करता है और वो फिर इज्तिमाई तौर पर सबको मुतासर करता है। तो अब ये कह देना खाली इसका बोझ डाल देना कि नहीं जी अदलिया ऐसी है, अदलिया में कौन है? हम ही लोग हैं जो उधर बैठते हैं। ये आप में से, मैंने जैसे पहले भी कहा, आप में से जो लोग मेहनत करेंगे तो उधर तशरीफ फरमा होंगे। और सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, बहुत सारे और इदारे हैं, बहुत सारी और जगह हैं जहाँ पर खवातीन, आप देख लीजिए पहली लेडी जज सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है। तो ये हम लोग ही हैं जो बनाते हैं, इन कवानीन को ढालते हैं। और हमारी एफर्ट तो ये पहले इस तरह चलते थे कि कस्टम्स चलती थी, रिवाज होते थे, ट्राइबल कस्टम्स होते थे, फैमिली के रिवाज होते थे, फैमिली कुछ। अब आप में से अगर पश्तून है तो आपको पता होगा कि सबसे जो एशियंट कोड है वो पश्तून वली या पख्तून वली है। वो 10,000 साल पुराना कोड है। इस्लाम से भी पहले वो क्लेम करते हैं कि जी पश्तून वली मौजूद थी और वो कोड, वो ट्राइबल कस्टम्स है। इन सारी चीज़ों को मिलने जुलने और अल्टीमेटली ढालने का नाम और कोडिफाइड शक्ल में लाने का नाम कवानीन, लॉज या एक्ट। इसमें हम लोग हमेशा जो हमारा कंट्रीब्यूशन है एज अ लॉयर है वो ये कि हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं, हम इनपुट दें वहाँ पर जाकर कि जो कोई चीज़ सफ़र कर रही है तो उस खास पर्टिकुलर एक्ट में कोई चीज़ अगर ऐसी नहीं है जो मुरव्वजा मॉरल कोड के खिलाफ है, तो हम उसमें अपना इनपुट दे के बताएंगे जी ये चीज़ें हैं जिनको इस तरह तब्दील किया जाना चाहिए। चाहे जाए कि हम कहें कि जी बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। मुझे नहीं पता आप में से कितनों का एक्सपीरियंस है, एक आम के लाहौर में एक इवेंट बहुत मशहूर था, फेस्टिवल था, बसंत फेस्टिवल उसको कहते हैं। लेकिन उसमें जब चीज़ें आगे बढ़ती गई तो उस रिवाज ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की वो ये की कि उसमें कुछ डोरे, कुछ धागे ऐसे इस्तेमाल हुए जिससे फिर लोग बेचारे फौत भी हुए। उसका हल हमने ये निकाला, जजमेंट भी आ गई, कानून बन गया उस वक्त में।
एंड इंसिडेंटली मेरा ये ख्याल है कि परवेज इलाही साहब भी वजीर आला थे जब वो कानून बनाने पर आप भी बने, तो हमने कहा जी इसको सिरे से खत्म कर दिया जाए। मेरी दानिश में, मेरी अदना दानिश में किसी चीज़ का हल ये नहीं है कि उसको सिरे से ख़त्म कर दिया जाए और एक्सटेंड कर दिया जाए, बजाय इसके कि ये कोशिश की जाए कि रेगुलेट किया जाए और उसमें बेहतरी लाई जाए ताकि जानों का ज़ियान ना हो। लेकिन भारत ये चलता है। यहाँ पर बरसगीर में पर्टिकुलरली लैंड के साथ जो लॉज हैं या अदरवाइज जो लीगल सिस्टम है, इसमें इसको जो पहली इनिशियल शक्ल दी गई है वो अकबर द ग्रेट के दौर में दी गई, जिसने लैंड रिलेटेड लॉज को एक जगह बाकायदा जो भी उसके एडवाइजर्स थे उसने कंपाइल किया, और फिर उसमें आप सुनते भी होंगे, कुछ आप में से वो प्रैक्टिस भी करेंगे, रेवेन्यू लॉज जिसमें आता है कि जी वो आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपर्टी को कि कसरा क्या होता है, चूनी क्या होती है। लेकिन हम इससे थोड़ा चलते हुए कि चूंकि निज़ाम अदल उस वक्त सिर्फ एक इंडिविजुअल के हाथ में था, तो वो फैसले करता था, तो अब उसमें जहां पर बड़े लोगों के दरमियान कोई झगड़ा होता था तो तब तो बादशाह सलामत वक्त निकाल लेते थे और बादशाह सलामत उसमें फैसला फरमाते थे। फिर ये हो गया कि किसी की गाय किसी ने जबरदस्ती दबा ली, किसी का बैल दबा लिया, किसी की बकरी दबा ली। जब ऐसे भी मामला आने लगे तो बादशाह का जो मेन चीफ एडवाइजर थे, दीवान जिनको आप नाम से जानते हैं, तो बादशाह ने वो अपने इख्तियारात उनको डेलीगेट कर दिए कि मैं हर एक के लिए इतना वक्त नहीं निकाल सकता, तो लोगों के माबैन जो झगड़े हैं उनको आप निपटाएं। इसलिए जब ये जो आप सुनते हैं कि बोर्ड्स, मुझे नहीं पता आप में से कितने अब तक F8 कचहरी गए हैं, एंटर होते हुए एक बोर्ड लगा है F8 में, आप जाएं कोहिस्तान रोड से एंटर हो तो अदालत है दीवानी, तो लोग इन लाइटर मोड कहते हैं जी कि दीवानी मतलब दीवाना हो जाना, नहीं। ये जो निज़ाम अदल तब शुरू हुआ और दीवान को ये इख्तियारात दिए गए कि आप फैसला फरमा दीजिए, तो ये अदालत है दीवानी उससे चल रही है, क्योंकि दीवान साहब लोगों के दरमियान सिविल डिस्प्यूट्स का फैसला फरमाते थे। बरसगीर में फिर जब बरतानवी राज जो है वो 1857 के बाद आया, उससे पहले बरतानिया की हुकूमत एज सच वो ये कहते हैं वो इन्वॉल्व नहीं थी। तो आप में से मुझे कोई बता पाएगा कि किस तरह यहाँ पर आया, यूरोप यहाँ आया और रिसोर्सेज, आप में से कोई कभी किसी ने पढ़ा हो तो वो किताब भी है एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर की, देखी कभी किसी ने? अच्छा ये बताइए, कोई ये बता सकता है कि यहाँ क्यों आया, यूरोप को यहाँ क्यों जरूरत पड़ी, वो अमेरिका की तरफ क्यों नहीं गए जो अब डेवलप वर्ल्ड है, उस तरफ को क्यों नहीं गए? स्पाइसेस के लिए, स्पाइसेस के लिए, यस। स्पाइसेस में भी क्या, देखिए कंपनी, आप मुझे यकीनन आप कंपनी लॉ पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा कि कंपनी पहले चार्टर से बना करती थी, मोनार्क चार्टर दे देता था तो उसको रॉयल चार्टर कहते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी वो रॉयल चार्टर के थ्रू बनी। स्पाइसेस में भी ज्यादा महंगी नहीं हुई थी, कोई गालिबन 7 या 8 पैंस महंगी। यूरोप ने कहा हम आपको स्पाइसेस, यूरोप के ट्रेडर्स ने बरतानिया के ट्रेडर्स को कहा कि हम आपको स्पाइसेस 7 या 8 पैंस महंगी देंगे। एक पाउंड में 100 पैंस होते हैं, जिस तरह हमारे 1 रुपए में 100 सिक्के हुआ करते थे, अभी तो खत्म हो गए। उन स्पाइसेस की जो इतनी सी प्राइस थी, तो उसमें वहां के ट्रेडर्स ने फैसला किया कि नहीं, ये हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये हम पर ऐसी शराइत मुसलत कर रहे हैं जिससे ये एकदम महंगाई बढ़ेगी और हम नहीं दे पाएंगे, तो वो एक्सप्लोर करने निकले। ये और बात है कि जब यहाँ पर हमने उनको होस्ट किया, तो होस्ट करते हुए हमारे बादशाह सलामत से उन्होंने कहा हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं, और बादशाह सलामत ने कहा नहीं, सब कुछ आपका है। तो फिर उन्होंने एक डिजाइन की चीज, एक डिजाइन आया जिसमें वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वो तमाम मसाइल पे काबिज हो गए, और एक रेजिस्टेंस हुई। रेजिस्टेंस जो है वो 200 साल तब तक वो काबिज हो चुके थे मुख्तलिफ रियासतों में या स्टेट्स जो एग्जिस्ट करती थी। कुछ में डायरेक्टली वो काबिज थे और कुछ में इनडायरेक्टली निज़ाम के थ्रू, नवाबीन जो होते थे उनके थ्रू काबिज थे। और उन्होंने बहर फिर पूरा जो 1857 वो मोमेंट था जिसमें फिर वो बाकायदा तौर पर यहाँ आकर हम पर
ताज बरतानिया ने या राज ने, ब्रिटिश राज ने हम पर हुकूमत शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी अब ईस्ट इंडिया कंपनी से संभाला नहीं जा रहा, तो हम अब इनको बेहतरी देंगे। भारत को शॉर्ट लिफ्ट था, और फिर 47 में आपको पता है कि हमें आज़ादी मिली। अब कानून जब आप किसी सोशल क्लब के लिए बनाएंगे तो उसके रूल्स या रेगुलेशंस कहलाएंगे। जब आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाएंगे तो वहां भी वो एक्ट के थ्रू। आप ये चाहेंगे कि जो बिजनेसेस हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, वो छोटे बिजनेसेस को एक्सप्लॉइट ना करें, तो आप कंपटीशन एक्ट ऑफ 2010 बनाएंगे, जिस उससे पहले भी एक फॉर्म में ये मौजूद था, जिसको मोनोपोलीज कंट्रोल जो कानून आप राइज करेंगे, उस कानून को नाम देंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमें आज़ादी मिली तो भारत, हमारे पास उस वक्त इलेक्टेड नुमाइंदे मौजूद ना थे, और पार्लियामेंट जो आई, कहते उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ये भी बड़ा फर्क है। ये जो अब बैठी है असेंबली, ये नेशनल असेंबली है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है। मुझे कोई आप में से कोई फर्क बता सकता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन आइन साज असेंबली। सर, जो आपको आइन देती है, जो आपको आइन को आप दूसरा नाम ये दे सकते हैं कि सुप्रीम लॉ, जो आपको सुपर लॉ देती है, बाकी तुम्हारे लॉज उनके ताबे होते हैं। अब ये जो सुप्रीम लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ नहीं था मौजूद, तो हमने जब पहले चलाना शुरू किया कि निज़ाम एटलीस्ट चलना है और चीजें चलनी है, तो कैसे? तो हमारे लिए जो हमारे आकाओं ने, कॉलोनियल मास्टर्स ने हम पे मुसल्लत किया था, हमने उसी का सहारा लिया, और वो बहुत अरसे चलता रहा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कहते हैं। उसमें था फिर कि जी कौन से इदारे होंगे, किस तरह होगा, चलते हैं। उसके बाद 1956 में पहला एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया, देन 1962, और अब जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये निज़ाम चल रहा है, उसको 1973 का आइन कहते हैं। उसमें गालिबन 22 तरमीम अब तक हो चुकी हैं 73 के बाद, क्योंकि झगड़ा ये चलता रहा है। जब 73 का आइन आया, उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर निज़ाम लपेटा गया। और एक आप चीज़ देखिएगा कि जब भी मार्शल लॉ या आर्मी यहाँ आई है, तो पहला फिक्रा हमेशा जो इमरजेंसी या प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आ रहा है, तो वो शुरू जब करेंगे तो वो कहते हैं कि जी इन दी सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट, वो चाहे आप हमारा पहला अयूब साहब के टाइम का मार्शल लॉ हो, चाहे आपके मुशर्रफ साहब वाला हो, तो ये अल्फाज आप देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छी एज इस तरह है ये कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और आपका अगर दिल करे तो आप सिर्फ गूगल ही करेंगे तो आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पर पहुंच जाते हैं। सो वो शुरू यहीं से होते हैं, इन दी सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। सो 73 के बाद भी जब आया तो आइन को सस्पेंड कर दिया गया, एब्रोगेट किया गया, और उसकी शक्ल फिर चूंकि एक ही बंदे फर्द वाहिद थे, तो वो सदारती शक्ल में आ गया, और ज्यादा चीजें दोबारा एक बंदे में, आप उसको इदारा कह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल एक इदारे में चले कह दीजिए कि उस इर्तिकाब उनका कर दिया गया, वह मरकज वो इदारा वो बन गया। फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता आते हुए जो पहली मेजर चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में आई है, जो बेहतर जो आई है, जिससे तो दिल्ली क्योंकि इस तरह चल नहीं सकती, तो वो 2010 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की, तो 18वीं तरमीम बहुत मशहूर है। अगर आप देखना चाहिए, और आपको कंपैरेटिव चार्ट भी मिलेगा कि क्या तब्दीलियाँ थी जो उन्होंने लाई, और क्या चीज़ें फिर दोबारा सुबह की तरफ गई। क्योंकि अभी एक ओवरऑल वर्ल्ड में ये डिबेट बहरहाल चल रही है कि आया ट्रिकल डाउन करके इख्तियारात नीचे जाने चाहिए, निज़ाम के, हुकूमती निज़ाम के क्या 2 टीयर्स होने चाहिए, 2 सतहें होनी चाहिए, या 3 सतहें होनी चाहिए उसकी। आमतौर पर 3 सतहें एग्जिस्ट करती हैं, 2 स्टेप तक जाती हैं, लोकल बॉडीज तक ये बात जाती है।
कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटन है, बरतानिया का अनरिटन है। बरतानिया और इसराइल गालबन दो ममालिक या रियासतें हैं जिनका अनरिटन है, बाकी बेशतर जगह रिटन है। अनरिटन को चेंज करना, तब्दील करना आसान होता है, रिटन को जिसको हमारा है मुश्किल होता है। रिटन या अनरिटन का थोड़ा सा मुझे बताएंगे? तो अनरिटन का मतलब है कहीं नहीं लिखा, तो बरतानिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कैसे चल रही है? जी सर, मैंने इस तरह बताया कि अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वो कवानीन, वो कस्टम्स, वो कन्वेंशंस वो कहीं लिखे नहीं गए, वो एक जगह यकजा नहीं है। हमारे यहाँ हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करते हैं तो हमारे यहाँ ये किताब मौजूद है और इसी में जो कुछ दर्ज है वही कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाएगा, कोई और नहीं। बरतानिया की जब आप बात करेंगे तो वो एक जगह यकजा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वहाँ अनकोडिफाइड होने का जो एक बात फायदा आप उसको कह लीजिए या बेहतरी, उसमें फिर वो पार्लियामेंट को सुप्रीम कर देते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि फिर पार्लियामेंट चाहे कैसे भी कवानीन बनाए वो बाकी सारों इदारों पर पाबंदी है, उसके ताबे हैं, चाहे वो अदलिया है चाहे वो एग्जेक्टिव है, वो उसके ताबे हैं और उनको वो मानना पड़ेगा। इसीलिए जब मैंने पढ़ा था एज अ स्टूडेंट तो उन्होंने कहा कि अगर बरतानवी पार्लियामान ये कानून बना दे कि तमाम नीली आंखों वाले बच्चों को मार दिया जाएगा तो बेशक ये बहुत अहमकाना सा कानून है, लेकिन पाबंद होंगे इदारे उसकी तामील करने के लिए। और क्योंकि वो डिबेट करके कहा है और विल ऑफ द पार्लियामेंट सुप्रीम है तो बाकी इदारे उसके तामील, लेकिन जहां पर कोडिफाइड होगा, चाहे पाकिस्तान चाहे इंडिया है, जब भी कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसको रिटन कहते हैं, तो इसमें जब डिबेट की तो इसमें अदालती नज़ायर और अदालतों ने इसकी तशरीह इस तरह की कि कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है और अगर उसके साथ कोई चीज़ मुतसादम है जिसको ये कहते हैं कि जी वो गैर आईनी है, गैर कानूनी नहीं, गैर आईनी है, तो उसको स्ट्राइक डाउन करती हैं अदालतें और अदालतों का इख्तियार आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आप उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो तीन इदारों के माबैन आपस में उनके ताल्लुकात और मरासिम कैसे होंगे उनको डिफाइन करता है और उन इदारों का अवाम की तरफ क्या जिम्मेदारी है उसको डिफाइन करता है और अवाम की क्या जिम्मेदारी है उन इदारों के साथ या एक मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने की। उन उसूलों के नाम को आप आइन कहते हैं। यहाँ पर भी मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ टाइम पर कवानीन अदालत ने अब तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है कोर्ट्स इस मामले में। पहला कानून जो आफ्टर 18th अमेंडमेंट कलअदम करार दिया गया वो कोका कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2013 कहलाता है। अगेन यू वुड गूगल इट एंड यू वुड फाइंड इट। मेरी नॉलेज में ये पहला कानून था जो उन्होंने कहा कि नहीं ये चूंकि आइन के मुरवजा असूलों से मुतसादिम है तो इसलिए ये कानून कलअदम करार दिया जाता है। इंडिया में कांग्रेस बहुत अरसे हुक्मरान जमात रही और वहाँ की आयरन लेडी इंदिरा गांधी साहिबा रही, तो उन्होंने चूंकि वो बहुत पॉपुलर अप्रोच से पॉपुलिस्ट वोट से वो इलेक्ट भी हुई थी और कांग्रेस पॉपुलर भी थी, तो उन्होंने कुछ तब्दीलियां वहाँ पर आइन में की। लेकिन वहाँ की अदालतों ने उस टाइम पे ये कहा कि नहीं, ये जो तब्दीलियां आपने की हैं ये आइन की बुनियादी रूह के मुनाफी हैं, तो इसलिए स्ट्राइक डाउन करते हैं। अगर आप अपने पास नोट कर लीजिए, आपके लिए आगे चलते हुए वो काम भी आएगा। उसको कहते हैं केशवानंदा भारती केस। और आपको इंडिया में थोड़ा हमसे ज़्यादा काम हो रहा है कवानीन के हवाले से भी और इस तरह, तो आपको ज़्यादा वेबसाइट्स वहाँ इंडियन वेबसाइट्स पे ये सारा केस की डिटेल्स, जूरिस्प्रूडेंस, इसके पीछे जो फलसफा है वो जजमेंट आई वो आपको मिल जाएगी। हमारे यहाँ तो
तो नजरिया ज़रूरत को भी तख्लीक किया, क्योंकि बाहर जो लोग आए वो ज़्यादा ताकतवर थे, तो हमने कैल्सन थ्योरी बहुत ढूंढ के निकाली। इतनी इससे पहले कैल्सन की ये थ्योरी कभी इतनी पॉपुलर भी नहीं थी, तो हमने खैर राहदारी दी। अभी हमारा सफ़र अब शुरू है, मैं समझता हूँ 2008 के बाद पहली मरतबा। उसके बाद आया ये सफ़र लपेट दिया जाता है, यहाँ हम बेहतर तौर पर एक बेहतर निज़ाम राइज कर सकते हैं, और उसमें हम सब ने आपने खासतौर पर ज़्यादा पार्ट प्ले करना है, तो ये भी देखना है। लेकिन भारत सबसे शुरू तो उसमें कोका एक है, उसको उड़ाया गया उन्होंने कहा कि आइन की, क्योंकि आप पहले वो कहते हैं कि आइन तब्दील करेंगे, और आइन इस तरह नहीं कि आप देखिए ना, अब आसान है। हमारे यहाँ गालिबन 342 का ऐवान है, नेशनल असेंबली 342 की होती है, और उसमें से 158 के करीब लोग मौजूद हैं, तो अभी आसान है कि वो कहें कि हम जो करते हुए शायद वो बेहतर तौर वो कह सकें कि कहें 2/3 मेजॉरिटी से हम ये तब्दीली ले आते हैं, लेकिन क्या आया वो ला सकते हैं? तो उसका जवाब होगा कि नहीं, ये आइनसाज असेंबली नहीं है, इन्होंने वोट इस बात पे नहीं दिए कि ये ला सकें तब्दीली उसमें। ये एक मुख्तसर सा तारुफ था आइन का, मुझे यकीन है कि आपको इससे पहले भी इल्म था, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करके बताया आपको। अब आ जाते हैं कि प्रैक्टिकली एज लॉयर्स आपका सामना, और आपको प्रैक्टिकली क्या चीज़ सबसे पहले पता होनी चाहिए आइन में, क्योंकि अदरवाइज तो आइन पाकिस्तान आपने एज स्टूडेंट्स पढ़ा है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज अब जब आप अपनी इंशाअल्लाह ताला वकालत शुरू करेंगे, जो सबसे अहम चीज़ है जो वकील का जिससे सामना होता है, वो है आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे आपका पाला बार बार पड़ेगा, बहुत रेगुलरली पड़ेगा। क्या है आर्टिकल 199? रिट पिटीशन और jurisdiction ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास आपने कैसे जाना है? क्या एग्जाम है रिट पिटीशन की? कोई एक बंदा आप बताइए, स्टैंड अप करके कर दीजिए ताकि सशुरारे और एक और रिट फॉर वहीं दर्ज भी है, और आपने जरूर देखना है जाके, रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो बहरहाल की एग्जाम बढ़ जाती है। रिट ऑफ सर्चरारे क्या है? कोई और जी प्लीज। सर रिट ऑफ सर्चरारे जो है वो वहाँ होता है जहाँ पे आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं होता है, वहाँ पर इसका मैंने बहुत से आइडिया आप लोगों ने जजमेंट दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मियां मुदस्सिर नज़ीर का जजमेंट जस्टिस का जो PhD 258 आर्टिकल 19 का, उसके अंदर एक्सप्रेशन लॉ के ऊपर वो सारा है। तो उसकी इक्विटी मजिस्ट्रेट जो कि डिप्टी कमिश्नर होता है, जो कि उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करता है, तो वो जब उसको कन्वर्ट करता है तो उसके पास इस सिचुएशन में अपील प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं का, वो कहाँ जाए? तो इस सिचुएशन में वो रेट ऑफ सर्चरारे के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडमिट करता है। Writ of certiorari means, thank you very much sir, writ of certiorari means you ask the honorable high court to certify कि ये जो किसी भी इदारे का फैसला है आया वो दुरुस्त है या गलत है, तो वो सर्टिफिकेट जो इशू करना है आप हाई कोर्ट से कहते हैं कि जी ये जो आइन के मुरवजा असूल हैं और जो कानून दिया गया था ये आपने सर्टिफाई करना है। जो जा रहा था वो तो यही कहते हैं कि जनाब ये अल्ट्रा वाइज है, तो इसको कल अदम करार दिया जाए, इस फेल को, उस ऑर्डर को, तो वहां सर्चरारे आ जाता है। इसी तरह रिट ऑफ मैंडेमस, कोई लेडीज में से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा, कोई बताए कि रिट ऑफ मैंडेमस क्या होती है? कोई और? रिट ऑफ मैंडेमस वेयर यू आस्क द ऑनरेबल कोर्ट टू इशू अ डायरेक्शन टू डू अ सर्टेन एक्ट, कि आप इस तरह कीजिए, इस तरह ना कीजिए। इसी तरह रिट ऑफ प्रोहिबिशन, वो कोई बताना पसंद करेगा? When you're directed to not do something. Yes, you ask not to, you ask for a direction by the court to direct them not to do something.
पहले एग्जाम पूरी कर लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे दोबारा होगा। रिट ऑफ को वारंटो, under what authority you ask a public functionary, not an ordinary man, not an ordinary citizen, that under what authority of law you are holding that office? वजह दो, फिर अदलिया ने मुख्तलिफ नज़ायर, जब आप अदालती देखेंगे तो अदलिया ने यह बताया है कि कोई भी बंदा जब पब्लिक ऑफिस होल्ड करेगा और जहाँ वो लोगों की मुख्तलिफ चीज़ों का फैसला करेगा तो वो दो चीज़ें वो देखेगा, उसकी देखी जाएंगी, उसकी एलिजिबिलिटी, क्या है वो एलिजिबल है, और उसकी क्वालिफिकेशंस। और इस पर फिर बहुत सारी तशरीह भी हुई और लोग फिर बहुत सारे इस पर आउस्ट भी हुए, अपने दफ्तर से निकाले भी हैं। इवन एक दौर ऐसा है कि जिसमें MNS, वो कि उनका अलग से लॉ एग्जिस्ट करता है, MNS के रिमूवल का, गलत तौर पर इलेक्ट हो गया है, कोई ये हो गया कि जी वोट्स में मिसमैनेजमेंट करके इलेक्ट हो गया, हालांकि उसका कानून मौजूद है, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि जहाँ कोर्ट्स वर फोर्स्ड टू यूज दिस एज अ टूल टू रिमूव दोज पर्सन्स। वो पहुंच आए वहाँ, उसको डिफीट कर दिया, तो को वारंटो में वहाँ पर फिर उससे पूछा जाता है कि जनाब आप ऑफिस कैसे होल्ड कर रहे हैं, और अदालतों ने कहा भी कि हो सकता है अगर जब बिल्कुल ब्लेटेंटली अपेरेंट ना हो, इतना ऑल टुगेदर अपेरेंट, तो वहाँ रिमूवल हो सकता है। रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस, present the body. यस, ये लैटिन से इंपोर्ट हुआ है, हेबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द कॉर्प्स। इसमें जो बरतानिया में जब बाकायदा एक्सरसाइज होना शुरू हुआ, तो जहाँ पर हम लोग जाते हैं तालीम लेते हैं तो हाई ऑर्बन रोड वो कहलाती है। बैक इन गालिबन 1700s, a lady was living on that street or road, and she used to host many parties. अब पार्टी सब करें, लेकिन अगेन जब आप देखेंगे आप न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर सकते। जो आपके इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं उनके लिए तंगी नहीं, जो पासर्स हैं उनके लिए तंगी ना क्रिएट करें। लेकिन चूंकि वो पार्टीज हो रही होती थी तो डिसऑर्डरली कॉन्डक्ट भी होता था, शोर बहुत होता था, लोगों ने शिकायत की। वो वहाँ पर हम यहाँ पर माजूद के साथ, हम यहाँ पुलिस वाले को जब गुस्सा आता है तो हम छिलड़ कहते हैं, हम पुलिस वाले नहीं कहते, पुलिस मैन नहीं कहते, पुलिस वुमैन नहीं कहते। इसी तरह वहाँ वो बॉब एक आया, उसको शिकायत की, तो बॉब ने उस खातून से पूछा, मे बी शी वाज ड्रंक एट दैट टाइम, उनको पकड़ा और ले जाकर जेल में, सेल में, लॉकअप में डाल दी। अब जो उनके साथ बाकी जो उनके मुसाहिबीन थे, उन खातून के जो दोस्त थे, उन मुसाहिबीन ने उनको ढूंढना शुरू किया, मैजिस्ट्रेट के पास गए, नहीं। बहरहाल 3 दिन की एफर्ट्स के बाद वो हाई कोर्ट जब पहुंचे, कोर्ट ने कहा कि इनको प्रोड्यूस किया जाए खातून, और फिर वहाँ उन्होंने, तो ये एक उसका हेबियस कॉर्पस था जो पर्टिकुलर ओरिजिन इन ब्रिटेन है, वो ये एक वाकया बताया जाता है। हमारे यहाँ भी आप लोगों ने देखा है, माशाल्लाह आप लोग देखते होंगे, एक वकील के लिए आज के टॉपिक से हटके भी ये बात मैं आपको कहूँगी, एटलीस्ट गो थ्रू न्यूज़पेपर, पर्टिकुलर अब बड़ा आसान है मोबाइल पे। इंग्लिश के इसलिए कहूँगा, डॉन एक बेहतर और स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक यूज़ करता है, अभी तो खैर ट्रिब्यून भी अच्छा है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक एफर्ट चल रही है कि जी उर्दू कौमी ज़बान है, हर चीज़ उर्दू में होनी चाहिए। मेरा बहुत अदब के साथ उसके ये है कि उर्दू भी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अब तो हमें ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि चाइनीज़ भी बेहतर आनी चाहिए, क्योंकि एक हब है जो क्रिएट हो रहा है और हम एक यहाँ से एक्सेस दे रहे हैं टू चाइनीज़ बिजनेस, पूरे वर्ल्ड को हम उनका गेटवे बनेंगे। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोशिश ये कीजिए कि अगर रोज़ाना कोई किताब नहीं पढ़ सकती, और किताब से मेरा ये नहीं कि आप रोज़ बैठिए और कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर पढ़ें, ना पढ़िए, लेकिन जनरल रीडिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स एज अ लॉयर एंड एज अ गुड एडवोकेट डेवलप होंगे वो थ्रू जनरल रीडिंग होंगी। लेकिन ये भी साथ साथ पढ़ें,
किताब लॉ की जब आपने पढ़नी, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो गया, क्रिमिनल CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, ये आपने तब पढ़ना है जब आप अपनी किसी भी जिस चेम्बर्स में भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो जहाँ वो जो केस आपके सीनियर के पास मौजूद है उसमें जो कवानीन दिए गए उसके रिलेट करके आप पढ़ेंगे, तो वो कन्फ्यूजन आपको कम होगी और तमाम उम्र आपको पता चलेगा कि ये अच्छा ये कानून इस वजह से आया है और इसलिए इसका बेनिफिट ये है. सो कमिंग बैक टू द काइंड्स ऑफ द रिट व्हिच कैन बी इशूड, आखिरी एक रह गई रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर है? कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ चैप्टर हैं. जुडिकेचर को डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली की बात करता है कि वो कैसे होगी, उसमें कौन कौन लोग होंगे, कैसे लोग आ सकते हैं, क्वालिफिकेशंस डिस्क्वालिफिकेशंस, प्रोविंशियल असेंबली कैसे होगी, हुकूमत कौन बनाएगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा, कैसे इलेक्ट होगा, कैसे, उसके साथ साथ जुडिशरी का जुडिकेचर का चैप्टर मौजूद. इसी तरह जब आइन आप शुरू करते हैं, खोलते हैं, तो ये बताते हुए कि स्टेट क्या होती है और स्टेट क्या है उसकी डेफिनेशन देते हुए, तो शायद अभी तब्दील भी होनी चाहिए. अब हमें थोड़ा सा उसको जो यहाँ डेफिनेशन स्टेट की दी गई है शायद वो उसको तब्दील की ज़रूरत है आज के दौर में, लेकिन वो डिफाइन करते हुए और कि जी हर बंदे को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अवेलेबल होगी, वो करते हुए उसके साथ साथ जो अगला चैप्टर शुरू होता है वो है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसमें एक राइट को तो बार बार एक्सप्लोर किया है और जो पहला डॉक्यूमेंटेड मोटो है पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन में वो शैला ज़ियाज़ केस है. गालिबन वो 96 है या 97 है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ दैट टाइम had taken a suo motu notice on a letter written by the lady Shaila Zyad. She has passed away back in 2004. क्योंकि उनकी सरदारी मेरे साथ पढ़ती है. उन्होंने खत लिखा कि ये जो ट्रांसफार्मर है, सॉरी अजान की भी हम थोड़ी सी ब्रेक कर लें. उन्होंने इस्लामाबाद में रहते हुए शहजाद साहिबा ने एक खत लिखा. उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफार्मर जो है ये इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है मेरे घर कि इससे मेरा राइट टू लाइफ मुतासर हुआ. सुप्रीम कोर्ट में सुo motu नोटिस लिया एंड एट दैट टाइम डायरेक्टेड कि ये रिमूव किया जाए. एट दैट वेरी टाइम हाई कोर्ट ने भी किया है, लेकिन ये डिबेट है कि क्या हाई कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर सकती है, क्या हाई कोर्ट suo motu कर सकती है. जवाब है कि कभी जवाब है कि कर सकती है, कभी है कि नहीं कर सकती. क्योंकि उसमें भी एक किया कि जो पहला है वो भावलपुर जुरिस्डिक्शन से है, उसमें गटर रूल पड़े थे भावलपुर शहर के 96-97 का. वो सीवरेज केस आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा. उस पर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी लोकल अथॉरिटीज को कि ये क्या तरीका है. लोगों का अर्बन एरिया में लाइफस्टाइल इम्पैक्ट उनका हो रहा था. आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ उसकी इन्फोर्समेंट की बात, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू प्राइवेसी है, इसलिए बहुत रेलेवेंट है राइट टू प्राइवेसी. आखिरी जो पॉइंट में आपको बिठाते हुए एक्सप्लेन थोड़ा सा आपका बात ज़्यादा ले रहा हूँ. राइट टू प्राइवेसी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी अब बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है. क्यों आजकल तो खास तौर पर बड़ा हॉट टॉपिक है राइट टू प्राइवेसी. ऑडियो लीक्स की वजह से, सॉरी ऑडियो लीक्स की वजह से, ऑडियो भी विजुअल लीक्स की वजह से. आजम स्वाति साहिब वाला केस वो गलत है या सही है, बट उनका राइट टू जो प्राइवेसी है वो भी इन्फ्रिंज हुआ है और इनवायबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन वो भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है, वो भी मुतासर हुआ है. तो भारत, लेकिन ये सारे इनकी इन्फोर्समेंट के लिए भी आर्टिकल 199 में कोर्ट के पास इख्तियार है कि उनके पास हो जाएगा तो कर सकते. अब ये जो मुख्य
फिर एग्जाम की एम में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हेबियस कॉर्पस और को वारंटो ये दो किस्में हैं जिनमें आपका अपना इंटरेस्ट या लोकस स्टैंडर्ड होना, अगेन लैटिन की ओरिजिन का वर्ड है, आपका अपना लोकस स्टैंडर्ड होना जरूरी नहीं है। कोई भी जाके ये बता सकता है कि जी ये बंदा MNA नहीं रह सकता, ये बंदा वजीर आजम नहीं रह सकता, ये कोई भी बंदा जाकर, और इसकी दलील आपको कहाँ से मिलती है? पनामा लीक्स के बाद रिमूवल ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फ्रॉम द प्रीमियरशिप। सो वो भी को वारंटो का एक है, लेकिन वो इस्तेमाल या इख्तियार इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सो लेकिन सरशरारी की जहां तक बात है, उसमें आपको पहले ये भी कोर्ट को बताना है, आप किसी के लिए नहीं जा सकते, आप कोर्ट को बताना है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्यों ये चीज, ये फैसला कलअदम कराना चाह रहे हैं। इसी तरह मैंडेमस और प्रोहिबिशन में भी एक ये रिक्वायरमेंट मौजूद है। रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में ऐसी बात नहीं है, आपने इंफॉर्मेशन ले डाउन करनी है कोर्ट के सामने, और कोर्ट फिर उस पर नोटिस लेते हुए कोर्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकते। लेकिन ये जो रिट है ये एक ऑर्डिनरी सिटीजन के खिलाफ नहीं हो सकती। आप यहाँ आए हैं, आपने अपनी एप्लीकेशन यहाँ जमा कराई है मुजाहिद साहब के पास, मुजाहिद साहब आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करते, आपका लाइसेंस डिले हो गया, इसके लिए आप रिट फाइल नहीं कर सकें। शायद सिविल सूट आप दायर कर सकते, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं हो सकती, उसकी इंटरवेंशन आप नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि जब ये आर्टिकल 199 शुरू होता है तो आर्टिकल 199 कहता है कि जी पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, अ प्रोविंस और अ लोकल अथॉरिटी। सो ये जो रिट का इस्तेमाल है वो फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं हो सकता। एक और चीज जो एक्सक्लूड करता है यही आर्टिकल, वो ये कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ भी रिट नहीं होगी, और बहरहाल दाती नज़ायर यही है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस ने फिर इसको कोर्ट्स ने फिर इंटरप्रेट किया है कि जहां पर मैलाफाइडी अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रेकॉर्ड होगी और रेमेडीज एग्जॉस्ट हो चुकी हैं सारी, तो वहाँ कोर्ट इंटरवीन करती है और आर्म्ड फोर्सेस को भी हदायत जारी करती है। कई मामलों में हाई कोर्ट ने की है, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने की है, जहाँ सजाएं नहीं तो वहाँ कोर्ट उसका जायजा लेते हुए वो यार्ड स्टिक जो कोर्ट ने उसका तयन किया हो तो वो नोटिस उन चीज़ों का भी ले लेती है। ये आज का छोटा सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे हमारी आपकी आपस में बातचीत थी। मैं अब चाहूँगा कि आप हॉल में से कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई अगर इनपुट कोई देना चाहे तो लाजमन कोई इनपुट दें और फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। सर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करें तो पार्लियामेंट सिस्टम जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, अगर हम देखें लास्ट 70 ईयर्स में 30 ईयर्स आर्मी ने किया, बाकी हमने करी है, इसमें हम नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ 20 ईयर्स है वो नहीं है। शुड टू मूव टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम एटलीस्ट पोलिटिकली वी शुड क्यों करेंगे, सीखेंगे ना। अभी देखिए ना, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया कहलाती है, वहाँ पर भी दो, मुझे नहीं पता उनका ऐवान कितने का, लेकिन 200 जो हैं उनके पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जिनके खिलाफ FIRs हैं, कत्ल की हैं, डकैती की हैं, मतलब हीनस क्राइम आप उसको कह सकते हैं उनकी। लेकिन उसका हल ये तो नहीं है ना कि हम फिर दोबारा एक और निज़ाम की तरफ जाएं। उसका हल ये है कि हम एजुकेट करें, और उसमें इसीलिए मैंने कहा ना कि मुझ पर, आप पर, हम पर जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है लोगों पर। देखिए अब एक साइड ये कहती है कि इमरान खान साहब वाज अ प्रोजेक्ट, दैट प्रोजेक्ट फेल्ड, ठीक है। अब दूसरे कहते हैं कि नहीं, तो दोनों तरफ से फॉर एंड अगेंस्ट। तो फिर अगर इस तरह देखा जाए तो दोनों तरफ से जब आप आर्गुमेंट वे करें तो आप कहते हैं कि अच्छा, तो फिर उसमें तीसरी कुव्वत कहती है कि चूंकि आप लोग इस काबिल नहीं, आपने नहीं चला सका, तो अब मैं आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो हल नहीं होगा, फिर वो अपना निज़ाम, और अगेन वो फिर सदारती की तरफ ही ले जाएंगे, क्योंकि बहरहाल वो इर्तिकाज चाहेंगे अपने हाथ में पावर का, जो भी कोई अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस कर सके। तो वो हल नहीं है। हल ये है कि हम मैसेज को एजुकेट करें, ये राइट्स हैं, और ये बंदा
वो बंदा नहीं जो आखिरी जो प्रीमियर इलेक्ट हो रहा है, वो चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, उनसे शिकायत गिलानी आपको ये बताना है कि जी ये अल्टीमेटली जो आपका इस लेवल पे जो आपका नुमाइंदा है, इस वजह से वो डिस्क्वालीफाइड है, और ये बंदा जो दूसरा है ये बेहतर तौर पर आपकी नुमाइंदगी कर सकेगा। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन बजाय इसके कि हम कहें कि आप निज़ाम बदल दो, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मैसेज को एजुकेट करें, जहाँ बैठे तो कोई अच्छी और पॉजिटिव बात बता के फाइन नहीं हो सकते कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिख दीजिए कि यार ये रिफाइन हो जाए। देखें शायद होने जा रहे हैं। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत सफर हमने तय किया है, और बहरहाल वो सफर इस तरह कम है कि 2008 के बाद से दोबारा ब्रीदिंग स्पेस मिली है। आम आदमी की नुमाइंदगी जो कुव्वतें करती हैं उनको, और वो मैं नहीं कहता कि कोई भी अच्छी है या कोई भी बुरी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर ये चलते रहे, आप देखिए ना, अगर सफर देखिए तो 2008 2023 15 साल हैं। बहरहाल ये बहुत छोटी मुद्दत है, बहुत कलील अरसा है। बहरहाल इन्हीं को मौका दिया जाना चाहिए ताकि ये लोग एजुकेट हों, बस कंक्लूड करें, ताकि लोग एजुकेट हों और बेहतर लोग नुमाइंदगी कर सकें। बरतानिया में जब मैं पढ़ता था तब भी और अभी भी आपको वहाँ जो पार्लियामेंटेरियन है वो आपको सड़क पे मिलते हैं, आपको पता भी नहीं होता। डेविड कैमरॉन साहब थे, उनको उन्होंने फिर दोबारा उनके सिक्योरिटी स्टाफ ने कहा जी कि आपके साइकिल पे जाने पे कॉस्ट ज्यादा आती है। जब वो अपनी 10 डाउनिंग स्ट्रीट से मूव करते थे फॉर द पार्लियामेंट, तो वो साइकिल पे जाया करते, तो उनका जी ये कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्टली ज्यादा, तो उन्होंने उनको फिर समटाइम साइकिलिंग और समटाइम ऐसे कि चूंकि उनकी सिक्योरिटी कवर देने के लिए, तो कोशिश ये करें कि एजुकेट करें और खुद भी अपने ऊपर भी लागू करें कि जब आप कर रहे हैं चीजें। मुझे जब मैंने कार चलानी शुरू की, एक मुझे इजाजत नहीं मिली, और जब मिली तो आपको पता है कि मेरी कार में तब भी एक रेडियो का भी लाइसेंस होता है, वो भी हमारे पास, मुझे ये कहा गया और मेरे वाले साहब ने तो वो रखा। तो ये अब हमने जाकर आपने हम सब ने बेहतरी की तरफ ले जानी है चीजें, क्योंकि हमारे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, हमने तो कहीं और नहीं जाना, लोगों ने जाना होगा लेकिन हमने तो कहीं और नहीं। सर ऑप्शन तो है लेकिन हम उसकी तरफ जा नहीं रहे, हम अफगानिस्तान चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तो सर्विसेज का लेक्चर रहता है और हमारी डिस्कशन अभी हुई है, तो ट्यूसडे को अब्दुल रहीम भट्टी साहब हैं, हमारे बहुत सीनियर सीनियर जो सर्विसेज में हमारे काम है, ट्यूसडे को 11 बजे उनका लेक्चर होगा, और एक और लेक्चर चूँकि आपके 12 लेक्चर पूरे करने हैं, तो वो दूसरा लेक्चर भी डिसाइड नहीं हुआ, ट्यूसडे को ही आपको बता देंगे। सर वो किसी खातून को ही बुला लें, आप किसी का नाम प्रपोज कर नहीं सर, ये आपकी बात है, 7,000 वकील हैं सर, 7,000 कोशिश करते हैं। मैडम जमीला आई है, अगर वो एग्री हो जाती है तो हम रिक्वेस्ट कर देंगे आपकी बिल्कुल कंप्लाइंस। नहीं सर, इतनी खवातीन बैठी हुई हैं, होना चाहिए। 12 लेक्चर में से सारे 12 मर्द हजरात देंगे तो फिर विमेन कैसे इनकरेज हो। मैंने उस दिन नोटेड कहा था और आज कंप्लाइंस दे रहा हूँ। इतफाक से मैडम जमीला आई है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो मान गई तो सेकंड लेक्चर उनका कर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। ट्यूसडे को मिलते हैं, मंडे चूँकि मैं हाई कोर्ट सब गए हुए हैं तो मंडे को हमें लेक्चर नहीं रखा। ट्यूसडे को 2 लेक्चर होंगे, फिर कंप्लीट। टाइम क्या होगा सर? जी 11 बजे। सर अगर काइंडली इस तरह के दिन पे हम लोग को दोनों लेक्चर्स एक दिन पे करवा दें सर। मैं यही कह रहा हूँ, ट्यूसडे को 2 लेक्चर होंगे। जी सर, ताकि क्योंकि फिर वो 2 दिनों का मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे सीनियर्स भी फिर हमें वो करते हैं, तो काइंडली अगर एक मतलब एक ही दिन पे जब 2 कर रहे हैं तो फिर मेरा थैंक यू वेरी मच।